अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब क्यों भाग रहे हैं उस फैसले से जिसे उन्होंने खुद तहरीर किया? यह सवाल उस ख़त के मंजर आम पर आने के बाद जहन में उभरा जिसे आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस वक्त पेश किया गया जब आर्टिकल 63A के नजर सानी केस की समाअत होना थी। इस समाअत के लिए 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर था और अगरचे इस समाअत के आगाज में ताखीर हुई इसी खत की वजह से, और जिस वक्त कमरे अदालत का दरवाजा खुला तो 4 जज साहिबान कमरे अदालत में दाखिल हुए। अगरचे 4 के बजाय 5 जज साहिबान ने अदालत में दाखिल होना था क्योंकि इस केस की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच की ही अनाउंसमेंट की गई थी और इस बेंच के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे। लेकिन वो 4 जज साहिबान जो कमरे अदालत में दाखिल हुए उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल नहीं थे। तो उस वक्त फौरी तौर पर यह तासुर मंजर आम पर आया कि जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है और जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इसी मामले को डिस्कस करने कमरे अदालत में रहे हैं और ये बताएंगे कि जनाब ये बेंच टूट गया। समाअत के आगाज के ऊपर ही जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब को रोस्ट्रम पर बुलाया और कहा केस के हवाले से लार्जर बेंच बनाया गया था। केस का फैसला चूंकि माजी में 5 जज साहिबान ने किया था, इसीलिए इस केस की समाअत के लिए भी 5 जज साहिबान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ही तश्कील दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस मौके पर अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए इस बात से आगाह किया कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज एक खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया है। इस खत के अंदर जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने किसी को भी मुखातब नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने इस खत में इस केस के हवाले से कुछ जो है वो तहरीर किया है और उन्होंने इस बात की भी दरख्वास्त की है कि इस खत को इस केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का खत इस मौके पर पढ़ा और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में लिखा था कि मैं ये केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने इस बेंच को तश्कील दिया है और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उस सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मार्ज़े वजूद में आई है जो हालिया दिनों में एक तनाज़े का शिकार रहा है। कमेटी के यानी जो कमेटी सदारती ऑर्डिनेंस के अनाउंसमेंट के बाद तश्कील दी गई है उस कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए और मेरे खत को नजर सानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। इस मौके पर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि एक ऐसा खत जो न जाने किसको मुखातब करके तहरीर किया गया है उसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता वो बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नजर सानी केस 2 साल से जायद अरसे से ज़ेरे इल्तवा है। 63A का मुकदमा बड़ा अहम मुकदमा है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि बेंच कल दोबारा बैठे। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इस मौके पर कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। जस्टिस काजी फायज ईसा का इस मौके पर कहना था कि कानून का तकाजा है नजर सानी अपील पर समाअत वो ही बेंच करेगा। अब चीफ जस्टिस जिसने ये केस सुना था यानी उमरदा बंदयाल साहब वो रिटायर हो चुके हैं तो चीफ जस्टिस की जगह मैंने ले ली बतौर चीफ जस्टिस। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब इस्तीफा दे चुके हैं और उनकी जगह पर जस्टिस अमीनुद्दीन को बेंच में शामिल किया गया, जबकि बाकी बेंच के अरकान वही हैं जिन्होंने ये केस सुना था यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जनाब मजहर आलम साहब और जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक खत तहरीर किया है और उन्होंने केस
केस सुनने से माजरत नहीं की, लेकिन उन्होंने बेंच से अलहदगी इख्तियार की है। उनसे एक मरतबा फिर जो है वो दरख्वास्त की जाएगी कि वो इस बेंच में शामिल हों। जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये कहना था, और उसके बाद इस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अब देखना यह है कि क्या मुनीब अख्तर साहब इस बेंच के अंदर दोबारा शामिल होते हैं, या उनके वाज़े इनकार के बाद इस बेंच की तश्कील कैसे होती है। अगरचे वो सवाल अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है कि जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस केस से भाग क्यों रहे हैं। अपने ही लिखे जाने वाले केस से उनका भाग जाना, राह फरार इख्तियार करना क्या मानी रखता है। लेकिन इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पहलू है इस केस के हवाले से, जिसका जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप गौर करें, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का यह कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत बनने वाले बेंच के ऊपर बेंच में मैं शामिल नहीं हो सकता, यानी उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर एतराज किया। जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील जनाब अली जफर साहब ने भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के ऊपर ही एतराज किया। जज और वकील दोनों का एक ही जैसा एतराज करना ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, और इस ये जो इत्तफाक़े राय है जज और वकील के दरमियान ये बहुत ही ज्यादा मानी खेज है, खास तौर पर उस मौके पर जब इमरान खान के रिप्रेजेंटेटिव और इमरान दार दोनों के दरमियान एक ही जैसा इत्तफाक सामने आए, तो ये इस बात की तरफ इशारा महसूस होता है कि जैसे ये मैच फिक्स था, जानबूझकर कोई इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करना था जहां से ऐसा पहलू नजर आए जो इस बात की तरफ इशारा करता हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सब अच्छा नहीं है। अगर आपको आर्टिकल 63A याद हो, और अगर आपको वो मौका भी याद हो कि जब इमरान खान साहब ने अपने खिलाफ तहरीके अदम एतमाद को कामयाब होता महसूस करते हुए एक सिफारिश की थी उस वक्त के सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब से, और उनसे इस बात की गुजारिश की थी कि वो एक सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम ख्याल बेंच को भेजें। तो जनाब ये जो रेफरेंस था वो हम ख्याल बेंच ने सुना था, और उस वक़्त इस बेंच में जनाब उमर अताब बंदयाल साहब, जनाब मुनीब अख्तर साहब, जनाब एजाजुल एहसन साहब, जनाब जस्टिस मजहर आलम साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब शामिल थे, और उस रेफरेंस का फैसला 3 और 2 की अक्सरियत से आया था। और 3 के अंदर कौन लोग शामिल थे ये बताने की जरूरत नहीं, जबकि इख्तलाफ करने वालों में जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जनाब जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब शामिल थे। इन 2 जज साहिबान ने इस केस से इख्तलाफ किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस केस की समाअत के दौरान वो मौका जब कौमी असम्बली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला जेर बहस था, तो उस वक्त इस नुक्ते को उठाया गया कि जनाब क्या वोट काउंट होगा। तो उस मौके पर जनाब उमर अताब बंदयाल साहब की जेर सरबराही राय सामने आई कि वोट को की गिनती को से हम किस तरीके से इनकार कर सकते हैं। जो वोट डाला जाएगा वो तो गिना जाएगा, अलबत्ता रुकने असम्बली वो जो है डिफेक्शन के क्लॉज का उसके ऊपर इतलाक होगा और जनाब वो निकल जाएगा असम्बली से बाहर, और इसी असूल का कौमी असम्बली के ऊपर इतलाक होना था। लेकिन उस वक़्त का जो इत्तेहाद था यानी पीडीएम इत्तेहाद, उन्होंने अगरचे उनके पास 20 मुनहरफ वोट्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी एक मुनहरफ रुकन का वोट लिए बगैर कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत को साबित कर दिया था। जबकि इसी असूल के तहत पंजाब में वजीर आला बने जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने उस मौके पर वो अरकान असम्बली जिन्होंने डिफेक्ट किया था, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप से इख्तलाफ किया था, उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया। हमजा शहबाज साहब वजीर आला बन गए, तो फिर इस रेफरेंस का फैसला जारी किया गया, और उस फैसले के अंदर इस बात का
तो इंश्योर किया गया कि ये जो वजीर आला हैं ये हमजा शहबाज ना रहें, और उस फैसले में ये बात को करार दिया गया कि जो रुकन पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए वोट देगा तो उसका वोट गिना नहीं जाएगा, और साथ ही उसको डिफेक्शन यानी पार्टी की राय से इख्तलाफ करने के जुर्म में उसको रुकनीयत से भी महरूम होना पड़ेगा, यानी एक जुर्म पर उसको 2 सजाएं दी जाएंगी। और इस चक्कर के अंदर जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब अपनी जो वजारत आला है उससे महरूम हो जाते हैं, और इस चक्कर के अंदर जनाब परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पंजाब में इमरान खान साहब को अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए भरपूर सहूलतकारी दी जाती है। और इसी चक्कर के अंदर जनाब इमरान खान साहब बनी गाला का बेस कैंप छोड़कर जमान पार्क में आकर मौजूद हो जाते हैं। अब अगर आप इसी सवाल जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस केस से भाग क्यों रहे हैं, तो वो इसी एक सवाल से भाग रहे हैं कि जनाब जिस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर ये मामला चल रहा था तहरीके अदम एतमाद पर, उस वक्त ये जो वोट डालना था ये हलाल कैसे हो गया, यानी उसकी गिनती जायज कैसे हो गई, और जिस वक्त पंजाब का मार्कस जो है वो हो रहा था उस वक्त पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालना हराम कैसे हो गया। सबसे बढ़कर ये कि जनाब मुनीब अख्तर साहब को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि जनाब उमर अता बंदयाल साहब, जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, इन 3 जज साहिबान ने इनफैक्ट आर्टिकल 63A को रीराइट कर दिया था आइन को, और इस आइन को रीराइट करते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऑप्शन को मुकम्मल तौर पर आइन से काला दम करार दे दिया था, जो कि एक ऐसी रवायत थी जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि अगर आपने आइन की दफा वो जिसके तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जाता है, अगर आपने उसको ही गैर मौसर कर दिया तो इसका मतलब यह था कि पार्लियामेंट को वजीर आजम की ख्वाहिश के ताबे कर दिया गया, जो कि जमहूरी रवायात के मुनाफी था। अब चूंकि इस मामले को 2 साल के बाद सुना जाना था, इस नजर सानी की दरखास्त होनी थी, तो लिहाजा जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि इस समाअत के दौरान जो बेंच है, और बेंच में इस वक्त काजी मौजूद है, तो जनाब जस्टिस बंदयाल, इजाजुल एहसन और जनाब मुनीब अख्तर साहब को डेली बेसिस पर 76 पढ़ने थे, और अब सोशल मीडिया के ऊपर भी और सरकारी मीडिया के ऊपर भी इस केस में उस वक्त की हेयरिंग और उस वक्त के रिमार्क्स को लेकर हर रोज जनाब इनकी जो धुलाई है वो होनी थी। लिहाजा जनाब मौके से फायदा उठाते हुए मुनीब अख्तर साहब ने ये जो है वो एग्जिट का गेट पकड़ लिया। अदरवाइज अगर उसूली मौकफ होता तो जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अदालत में आते, अदालत में आकर बैठते, तमाम साथी जजेस का सामना करते हुए इस बात का इजहार करते कि चूंकि इस वक्त जो जजेस कमेटी बनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि ऑर्डिनेंस के जरिए इसके अंदर जो है वो तब्दीली की गई है, और इस तब्दीली को करने का हक इस वक्त सदर ममलिकत के पास नहीं है। चूंकि अब कमेटी बन चुकी है, लिहाजा इस कमेटी के अंदर अब भी किसी तरह की कोई तब्दीली होनी है तो उसके लिए फुल कोर्ट बुलाया जाए या व्हाटएवर, कोई भी वो इस पर मौकफ इख्तियार कर सकते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मौकफ इख्तियार किया कि जब तक ऑर्डिनेंस के तहत कायम होने वाली कमेटी इंटैक्ट रहेगी तब तक मैं जनाब इस कमेटी के अंदर आऊंगा ही नहीं, मैं इस कमेटी के अंदर शिरकत ही नहीं करूंगा। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे नकात उठा सकते थे कि अगर मैं आपको काबिल कबूल नहीं था तो आप या अफरीदी साहब का नोटिफिकेशन कर सकते थे, आपने ये जो कैरी पिकिंग है, चेरी पिकिंग है, ये आपने क्यों की, लिहाजा ये जो सारे का सारा अमल है ये मनपसंद फैसलों के लिए किया जा सकता है। कुछ इस तरह के वो इतराजात उठा सकते थे और अपने लिए किसी तरह का सेफ एग्जिट ले सकते थे, लेकिन बगैर एड्रेस के, और अगर उनको ये मौका मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट में आने का, बेंच में आने का, तो वो जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा के उन 11 नकात का भी जवाब दे सकते थे जो उस खत के अंदर तहरीर किया गया, जो
जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को तहरीर किया था। अब वो 11 नकात का भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अब देखना यह है कि उस खत का जवाब कैसे आएगा और कब आएगा। और जनाब ये जो आर्टिकल 63A की तशरीह है, इसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जगह पर कौन सा जज शामिल होगा और कल कौन सा नया चंद चढ़ेगा, इसके लिए अब हमें मजीद कुछ घंटे इंतजार करना पड़ेगा। अब दुनिया का जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।